हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम जो पॉलिटिकल साइंस 2022 के अंदर शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम रिसेंट के पेपर सॉल्व करो, रिसेंट के पेपर सॉल्व करो, इसलिए आज वही सॉल्व करते हैं। और आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, इतने दिन मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि घर में इशू, मैंने अपलोड भी कर दिया था, मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, दैट्स वाई मैंने अपलोड नहीं की थी। मेरे चैनल पे प्रोग्रेस भी बहुत कम हो गई है, मतलब बच्चे देख भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। बट अभी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से मतलब सही कौन सा मैच है ये हमें बताना है, ठीक है। आप पेपर का लेवल देखोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। जो मैं आपको 1800 क्वेश्चन सीरीज करा रही हूँ उसके लेवल में तो बहुत आसान है, ठीक है। जो कि नॉर्मली रिपीटेड कॉन्सेप्ट रहते हैं वही पूछे जा रहे हैं, लास्ट ईयर से क्वेश्चन उठा के डाले जा रहे हैं, इसमें सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, ठीक है। या फिर वही क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ रहा है। और एक और चीज आपको मिलेगी कि एक ही चीज पे दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि मैरी पाकर फोलेट पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर हंटिंगटन पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड पे, इस टाइप से कि मतलब एक चीज पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब आप शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर जब 2 में डालूंगी तब आप देखना, शिफ्ट 2 और 1 का पेपर एनालाइज करोगे तो उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, ठीक है, कि इस पेपर में भी पूछी जा रही है, उसमें भी, इसमें उससे रिलेटेड कुछ और पूछ लिया जा रहा है, इसमें कुछ और, ठीक है। इस टाइप से पेपर सेटर ने पेपर सेट किया हुआ है। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से मैच करेक्टली मैच कौन सा है, ये हमें बताना है। तो बताओ कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू में, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव, ये देखो गलत हो गया, क्योंकि लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव ने चलाई थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी को मॉडिफाई करके बनाया गया, और वो किसके टेन्योर में हुआ, नरेंद्र मोदी की टेन्योर में, ठीक है। तो नरसिम्हा राव के रिलेटेड कौन सी पॉलिसी आएगी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, जिसमें बी है वो हम हटा देंगे। देन उसके बाद है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी। अगर ये आपको नहीं भी पता है ना, तो अभी फिलहाल के लिए लीव करो इसे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये याद रखना कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो चाइना बेस्ड है, मतलब कि वो चाइना ने उसका आइडिया प्रपोज किया था 2000 कितने में, 13 में किया था उन्होंने। और ये इसके हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर ही है, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और उसके बाद में मतलब एक अच्छा पोटेंशियल रखने वाला बैंक है, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर। यहाँ पे नहीं है, कुलालमपुर यहाँ नहीं है, ठीक है। तो हमारे दो ऑप्शन हमें सही चाहिए, दो हम गलत निकाल सकते हैं, तो दो सही भी बच गए हैं फिर हमारे पास, ठीक है। तो ए एंड सी हमारा करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे मैच करना है हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं या फिर थियरीज दी हुई हैं राइटर्स की, थिंकर्स की, वो हमें मैच करनी है। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट किसने दी थी, ये इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या बताऊं मैं आपको, मैरी पाकर फोलेटन, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट से। देन उसके बाद एक्सेप्टेंस थियरी ऑफ अथॉरिटी या फिर जोनल इनडिफरेंस की थियरी किसने दी थी, ये दी थी चेस्टर आई बर्नार्ड ने, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि एक सबॉर्डिनेट, एक पॉइंट, एक जोन ऐसी होती है जहां पे सबॉर्डिनेट और जो मैनेजर है उनके बीच में इनडिफरेंस नहीं होता बिल्कुल भी, वो उसकी बात से बिल्कुल सहमत हो जाता है, वो उसकी अथॉरिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। वो है जोन ऑफ इनडिफरेंस, जहां पर कोई इनडिफरेंस नहीं होता, ठीक है। वहां पे वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेता है जो भी सुपीरियर ने बोली है, ठीक है। तो ये चेस्टर आई बर्नार्ड की है। और बर्नार्ड को किससे याद करते हैं हम, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये भी उन्हीं की बुक है, ठीक है। देन उसके बाद है हिरार्की ऑफ नीड, किसकी है, बहुत बार बता चुकी मैं आपको, और इस पे क्वेश्चन, सॉरी कहाँ जा रही हूँ मैं, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि जो हिरार्की ऑफ नीड जो थियरी है उसके अंदर जो हिरार्की बताई है, जो नीड्स बताई हैं मैस्लो ने, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है। तो कौन कौन सी नीड है वो, साइकोलॉजिकल नीड, क्योंकि मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने तो उन्होंने साइकोलॉजिकल जो नीड्स है उन्हें सबसे पहले रखा है, ठीक है। कई बार तो क्वेश्चन इसी चीज से सॉल्व हो जाता है कि सबसे पहले साइकोलॉजी रखा है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद दूसरी नीड है सेफ्टी नीड, देन सोशल नीड, देन सेल्फ एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। ये उन्होंने
5 नीड बताइए। उसके बाद हाइजीन मोटिवेशन की थ्योरी किसने दी है? फ्रेडरिक हर्सबर्ग। और इन्होंने इस थ्योरी के अंदर क्या कहा है कि जो एम्प्लॉय है उसके मतलब सेटिस्फेक्शन के 2 डायमेंशन है। कौन कौन से 2 डायमेंशन है? पहला डायमेंशन है कि हाइजीन जो डायमेंशन है वो, ठीक है, और दूसरा है मोटिवेशनल डायमेंशन। हाइजीन डायमेंशन के अंदर क्या क्या आएंगे? उन्होंने कहा है जैसे कि सुपरविजन का, सैलरी का, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब हाइजीन एनवायरनमेंट के अंदर है, ठीक है। देन मोटिवेशन के अंदर क्या है? रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, क्रिएटिविटी और जो कमिटमेंट है वो सब उसकी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, तो वो मोटिवेशन में आते हैं, ठीक है। तो हमारा मैच आप देख लेना कौन सा ऑप्शन बनता है। आई थिंक बी बन गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश बाय नीति आयोग? नीति आयोग कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है? अब देखो ये कॉमन सेंस में भी आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे नीति आयोग करेगा नहीं। इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है? फाइनेंशियल, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो पब्लिश करती है, ठीक है। देन उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन पब्लिश करेगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ये पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके अंदर एक ब्रांच है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये वो पब्लिश करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे, ये एनएसएसओ पब्लिश करता है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, ठीक है। तो हम तीनों ने मतलब हमने 3 ऑप्शन वहां से निकाल दिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि नीति आयोग पब्लिश करता है, ठीक है। ये रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, या फिर आप कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते थे अगर आपको नहीं पता है तो भी, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है ये हमें बताना है करेक्टली। सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में साइन हुआ था, मतलब 2010 में पास हुआ था, बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या है कि मतलब अगर कोई सिविलियन है उसे न्यूक्लियर जो भी इंस्टॉलमेंट है कंट्री की, ठीक है, उनसे कोई डैमेज हो रहा है, उनसे कोई बीमारी हो रही है, तो उसके लिए वो लाइबिलिटी, ठीक है, उसके लिए कंपेंशन, वो सब 2010 के इस एक्ट में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है इंडो यूएस 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द डिफेंस कोऑपरेशन, बताओ कब हुआ था? ठीक है, ये भी 2015 में साइन हुआ था, करंट में था, मतलब करंट तो नहीं है बट फिर भी बेका एग्रीमेंट जब करंट में था तब पीछे के एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं हम, तो ठीक है। उसके बाद है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, ये गलत है, ये 2012 में साइन हो चुका था एंड बेका एग्रीमेंट 2020 का है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये तो इतना फेमस एग्रीमेंट है, आपको थोड़ा बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये 2020 में, आपको ये पता होगा कि बेकर 2020 में साइन हुआ था, तो उसके बेस पे हम 2 ऑप्शन शायद निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 50-50 हम कर सकते हैं, तो हम इंडो यूएस, ओके, आप कंफ्यूज, फिर मतलब ए और सी में हमें देखना पड़ता, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कर सकते थे। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि इंडिया और यूएस के बीच में हमने 4 एग्रीमेंट डिफेंस के साइन किए, ठीक है। यूएस जिस भी कंट्री के साथ मिलिट्री रिलेशन करता है तो वहां पे वो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो होते हैं उसके, वो साइन करता है। ये मैं आपको पहले भी इंडो यूएस रिलेशन में थोड़े बता चुकी हूँ, ठीक है। फाउंडेशनल एग्रीमेंट होते हैं यूएस के 4, ठीक है। सबसे पहला जो एग्रीमेंट है वो क्या है उनका? जीएस जेसोमिया, GSMOIA, ठीक है, ये है। इसमें ये हमने 2002 में यूएसए के साथ साइन किया था। इसकी फुल फॉर्म है जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद लेमोवा हमने साइन किया था यूएस के साथ में 2016 के अंदर। लेमोवा की फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। उसके बाद थर्ड एग्रीमेंट जो है ये पहला है, दूसरा है, तीसरा जो एग्रीमेंट है वो है कॉमकासा, सॉरी ये सी है, कॉमकासा कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। उसके बाद फोर्थ जो एग्रीमेंट है वो हमने साइन किया बेका, ठीक है, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि 2020 में साइन किया है, ठीक है हमने।
ये हमने चारों एग्रीमेंट हम यूएस के साथ साइन कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पेपर स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज इज रिलेटेड टू। जो डॉक्टर अंबेडकर बी.आर. अंबेडकर थे, उनका पेपर था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एग्रीरियन सिस्टम के अंदर जो स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स होते हैं छोटे छोटे फार्मर्स के, उनके बारे में बात करते हैं। स्मॉल होल्डिंग्स, वो एग्रीरियन सिस्टम के अंदर जो स्मॉल होल्डिंग है उनकी बात करते हैं, ठीक है। वैसे ये पेपर इतना फेमस नहीं है, बट अभी पूछ लिया गया है तो आगे भी पूछ सकते हैं, तो माइंड में रखना, ठीक है। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। उसके बाद है थिंकर्स दिए हुए हैं, उनके कुछ आइडियाज दिए हुए हैं। सबसे पहले होप्स को देखते ही हम एब्सोल्यूटिज्म, उन्होंने मतलब मोनार्की को एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट माना है जो कि राइट्स को सिक्योर कर सकती है, सबसे अच्छा मोनार्कियल सिस्टम बताया है, ठीक है उन्होंने। तो होप्स का है एब्सोल्यूटिज्म। इससे हो रहा है कि नहीं हमारा आंसर? देखो हो रहा है यार, एक ऑप्शन से हमारा पूरा सॉल्व हो जाता है। उसके बाद लोग किसकी बात करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की बात करते हैं, रूसो पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं, एंड मिल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ rational choice institutionalism as new institution approach in comparative politics। जो rational choice institutionalism है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। आपने ये टर्म पहली बार सुनी हो शायद, या फिर आपने कहीं क्वेश्चन में पढ़ा भी हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या होता है। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म एक अप्रोच है इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने की, ठीक है, कि वो कैसे बने, उसके अंदर एक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल एक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो अपने मतलब गोल्स को अचीव करते हैं, वो सब स्टडी करते हैं, ठीक है। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म में यहाँ पे एक्टर इंस्टीट्यूशन को यूज करता है अपने जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म ये कहता है। और अगर इसके बारे में पढ़ना है तो विकिपीडिया पे दिया हुआ है एक साफ मतलब ऐसी लैंग्वेज में कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं है उसमें, वो आपको समझ आ जाएगा। आप जाके पढ़ लीजिए इसके बारे में। दोबारा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि कोई नई चीज एक टर्म पूछी जाती है उस पर 2-3 साल लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आदत सी हो गई है यूजीसी नेट की। तो अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे ये कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्रिएट करने का क्या पर्पज है, ये बात करते हैं। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या बात करता है कि इंस्टीट्यूशन जो है उनको क्रिएट करने का क्या पर्पज है। ट्रांजिशन कॉस्ट जो होती है, कोई भी मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे कि ये लगाओ आप, हम पॉलिसी मेकर्स के पास अपनी डिमांड पहुंचाते हैं, ठीक है, या वो हमारे पॉलिसी बना के उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो जो ट्रांजिशन कॉस्ट होती है बीच की, या फिर ये वैसे तो इकोनॉमिक्स की टर्म है कि मतलब कोई भी जैसे लेन देन करना हो तो वहां पे जो ट्रांजिशन कॉस्ट है वो लेस हो जाए, ठीक है। बट हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी एक ट्रांजिशन कॉस्ट मतलब काम कर रही है, तो वो उस कॉस्ट को कम करता है, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो उस कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये अप्रोच ये कहती है। उसके बाद इसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है कि क्या क्या कहती है वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे अगर हमें कुछ नहीं भी पता है ना, तो यहाँ पे हम इतना समझ गए हैं कि रैशनलिज्म और कल्चरल कंसिडरेशन की बात नहीं करेगा एक रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म जो अप्रोच है, ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब सी स्टेटमेंट चली गई है, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और ए बी एंड डी हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करता है। आप सर्च करोगे डिडक्टिव मिलेगा नहीं, अगर मतलब बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे ये सब करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप से है कि मतलब कुछ भी डाल दिया हमने, बच्चों को उससे रिलेट करना है नहीं करना है, ठीक है, उस टाइप से है। इट एक्सप्लेन इंटरेस्ट बेस्ड मोटिवेशन और पॉलिटिकल, ठीक है। देन कलेक्टिव डायमा, ये भी ठीक है, सारे ठीक है, और ठीक है। In which of the following case Supreme Court of India ruled that the provision of judicial review come under the essential feature of Indian Constitution? तो किस केस में कहा था ये बताओ। मिनरवा मिल्स केस, ये केस ये है, ठीक है।
सार्वभौमिक केस किससे रिलेटेड है ये बताओ। आर्टिकल 356 से रिलेटेड है, जिसमें स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। वहां पे मिसयूज हो रहा था बहुत ज्यादा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था, वहां इंटरप्रेटेट किया था, ठीक है उसको। देन गोलकनाथ केस किससे है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद है इंदिरा साहनी केस किससे रिलेटेड है, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है, जहाँ पे 50% रिजर्वेशन को वैलिडेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। देन नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, वो है कार्ल मार्क्स एग्रीड विद द हीगल दैट हिस्ट्री अनफोल्डेड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द डायलेक्टिकल प्लान, ठीक है। हमें पता है कि कार्ल मार्क्स ने डायलेक्टिकल मेथड हीगल से लिया था, और वो दोनों डायलेक्टिकल जो मेथड है उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स एग्री करते हैं हीगल के साथ कि हिस्ट्री अनफोल्डेड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू डायलेक्टिकल प्लान, ठीक है। देन बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स द आइडियाज वर द रिजल्ट ऑफ मटेरियल कंडीशन, ये भी ठीक है कि मार्क्स कहते हैं कि जो आइडिया है वो रिजल्ट है मटेरियल कंडीशन का। और बल्कि हीगल क्या कहते हैं, हीगल ये कहते हैं कि जो मटेरियल कंडीशन है वो रिजल्ट है आइडिया की। हीगल इसके अपोजिट बोलते हैं ये बात, ठीक है, बट मार्क्स बोलते हैं कि मटेरियल कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ही आइडियाज को जन्म देती हैं, ठीक है। देन उसके बाद है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बिलीव्स इन इनसेपरेबिलिटी ऑफ मैटर एंड मोशन, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ऐसा कोई इशू है नहीं इसमें, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दी हुई है इंडिया हैज अ हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट से हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए हम अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द हाइब्रिड सिस्टम, अब यहाँ बताता है कि हाइब्रिड सिस्टम में क्या क्या है। इसमें दो क्लासिकल मॉडल है, एक है ब्रिटिश ट्रेडिशन का, दूसरा है अमेरिकन प्रिंसिपल का, ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। देन यहाँ पे ऑथर दिए हुए हैं, बुक दी हुई है, हमें मैच करनी है। डीडी राफेल किससे कनेक्ट करेंगे बताओ। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, बहुत ही फेमस बुक है, याद कर लो यार। इतनी बुक्स रिपीट हो रही हैं, आप इस पेपर में जो याद करोगे अगले पेपर में आप देखोगे, मतलब शिफ्ट 2 के पेपर में देखोगे, उसमें से आपको 40% वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ये बुक्स इतनी कॉमन है कि मतलब पूछ ही जाती है घुमा फिरा के कहीं से भी, उसमें से स्टेटमेंट दे देंगे, उससे रिलेट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि बुक का नाम भी हमें पता होता है, तो हम वो स्टेटमेंट को भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी किसने दी है, डीडी राफेल ने। देन अर्नेस्ट बाकर कौन सी बुक लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। उसके बाद एल.टी. होबहाउस क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। एंड देन हेयक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, हेयक की तो सबको याद होनी चाहिए, बहुत मतलब फेमस बुक है उनकी, ठीक है। क्या बन गया हमारा ऑप्शन, A2 B3, ओके, A1, ठीक है ना। हु कॉइन्ड द टर्म सॉफ्ट पावर, इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन, जोसेफ नाई, ठीक है, जोसेफ एस नाई ने कॉइन किया है सॉफ्ट पावर को। जोसेफ नाई कहते हैं कि सॉफ्ट पावर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की हार्ड पावर इंपॉर्टेंट है। हार्ड पावर मतलब कि जो मिलिट्री पावर है किसी की, या न्यूक्लियर पावर है, केमिकल पावर है, बायोलॉजिकल पावर है, वो मतलब हार्ड पावर है, ठीक है। सॉफ्ट पावर, जोसेफ नाई ने 3 एलिमेंट बताए हैं सॉफ्ट पावर के। वो है, पहला है कि उस कंट्री का कल्चर क्या है, वो उसकी सॉफ्ट पावर है, ठीक है। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, पहला है कल्चर, दूसरा उन्होंने बताया है कि पॉलिटिकल वैल्यूज क्या क्या है उनकी, उस कंट्री की, वो उसकी सॉफ्ट पावर है। एंड थर्ड है फॉरेन पॉलिसी क्या है, मतलब उस कंट्री की, वो कैसे डील करती है अलग कंट्री, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती है उनसे, वो उनकी सॉफ्ट पावर है, ठीक है। अब जोसेफ नाइक कहते हैं कि सॉफ्ट पावर पता है क्या होती है, कि मतलब दूसरे को हम ये करवा दें कि जो हम चाह रहे हैं वही वो चाहने लग जाए, ठीक है, कि जो आउटकम हम चाह रहे हैं उस बंदे से, वो बंदा भी या वो कंट्री भी वही आउटकम लाने के लिए उसका भी वही गोल हो जाए, ठीक है। वो सॉफ्ट पावर ही करवा सकती है। सॉफ्ट पावर क्या है, कि हम अट्रैक्शन से अपनी बात मनवा लें, हम बातों में अपनी बात मनवा लें, ना कि हम कोरिजन का यूज करें, मतलब कि किसी फोर्स का यूज ना करके बातों से बात बनवा ले, अपनी एक अच्छाई से बात बनवा ले, वो हमारी एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है। देन उसके बाद है व्हाइल जस्टिफाइंग द स्लेवरी एरिस्टोटल सेड,
कि स्लेवरी को जब एरिस्टोटल जस्टिफाई करते हैं, सबको पता है कि स्लेवरी को एरिस्टोटल जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं, यहाँ पे सभी स्टेटमेंट आप पढ़ लोगे, सही मिलेंगी, लास्ट आप आओगे दैट दे आर मशीन, कि जो स्लेव्स है वो मशीन है विदाउट हैविंग एनी कैपेसिटी टू एम्प्लॉय रीजन। ऐसे ही एरिस्टोटल क्या स्टेटमेंट करेंगे, उस टाइम पे तो मशीन्स ऐसा कुछ था भी नहीं, तो एरिस्टोटल इस टाइप की स्टेटमेंट तो करेंगे नहीं, ठीक है, तो डी स्टेटमेंट हमारी गलत है, जिसमें डी है हटा देंगे, ए बी सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन हु who describes process of modernization as multifaceted process involving change in all areas of human thought and activity। इनमें से किन्होंने कहा है कि जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है वो मल्टीफैकेटेड है, बहुत फेस है उसके, मल्टी फेसेस है वो, ठीक है, और वो हर एक एरिया में चेंज करता है, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन थॉट हो या उसकी एक्टिविटी हो, तो हर एक में चेंज लाता है, ठीक है। तो ये हंटिंगटन की है, हंटिंगटन पे एक क्वेश्चन और आएगा आगे देखना, मैं बता रही हूँ ना आपसे, यहाँ पे दो दो के उसमें पूछा हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये थे वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने किन किन को चेयर किया है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी उन्हें भी चेयर किया है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट थी उसके भी चेयरमैन वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, एक साथ माइंड में रिवाइज कर लिया करो। देन पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज पॉलिसी अंडर द, मतलब पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो पॉलिसी थी वो किस गवर्नमेंट के अंडर थी, ठीक है, ये हम इंदिरा गांधी करेंगे। देखो यहाँ पे जब हमने पहली बार 1974 के अंदर एक्सप्लोजन किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने डिक्लेयर किया था कि हमने पीसफुल पर्पस के लिए किया है, तो वहां से आता है कि पीसफुल न्यूक्लियर पॉलिसी की जो वो थी वो किस गवर्नमेंट की थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की थी, ठीक है। देन उसके बाद है द फर्स्ट, और दूसरा हम इसलिए नहीं ले सकते, ए बी वाजपेयी जो थे इसलिए नहीं ले सकते, उस टाइम पे हमने अनाउंस कर दिया था कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, बल्कि मतलब हमने वो वेपन के लिए एक्सप्लोजन किया है, ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी है। देन द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, फर्स्ट लोकपाल बिल कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था पार्लियामेंट में, ये हमें बताना है, ये 1968 के अंदर हुआ था, ठीक है। अब किसने इंट्रोड्यूस किया था ये बताओ, ये भी किया था शांति भूषण जो एडवोकेट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फोर्थ लोकसभा के अंदर। इसमें क्या हुआ था कि लोकसभा में तो बिल पास हो गया था बट राज्यसभा में नहीं हो पाया था, तो उस टाइम फिर वो सस्पेंड हो गया था। अब एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है लोकपाल के बारे में इसमें कि लोकपाल का जो आइडिया है वो किसने दिया था, वो दिया था 1960s के अंदर अशोक कुमार सेन जो थे, लॉ मिनिस्टर थे ये हमारे, ठीक है, इन्होंने ये आइडिया दिया था लोकपाल का। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जो लोकपाल जो टर्म है वो कॉइन किसने की है, ये शायद सेकंड शिफ्ट में, मुझे अच्छे से याद नहीं है बट मुझे लग रहा है ये सेकंड शिफ्ट में दिया हुआ था। लोकपाल जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है, ये हमारे पास आता है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ठीक है अशोक कुमार, अच्छा ठीक है मैंने ठीक बोला है, एल एम सिंघवी जो थे उन्होंने लोकपाल टर्म को कॉइन किया था, ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, टर्म को कॉइन किसने किया था, एल एम सिंघवी थे, उन्होंने कॉइन किया था। उसके बाद ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, ये अशोक कुमार सेन ने दिया था। उसके बाद ये सबसे पहले पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1968 में हुआ था, और किसने किया था, एडवोकेट शांति भूषण ने किया था, ठीक है। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड सोशलिज्म एज अ कैमिलोइन विच चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, कि इनमें से किन्होंने कहा है कि सोशलिज्म एक गिरगिट की तरह है जो कि अपना कलर चेंज करता है एनवायरमेंट को देख के, ये रेमजे म्यूर की स्टेटमेंट है, यहाँ पे उनकी पूरी स्टेटमेंट है कि सोशलिज्म इज अ कैमिलोइन लाइक अ क्रीड, it changes its color according to environment for the for the street comer जो street comer है, and the club room it wears the flaming scarlet of class war, and for the intellectual it is red short with tawny, for the sentimentalist it become a delicate rose pink, and in clerical circles it assume a virgin white just touch with a faint flush of gorgeous, सॉरी generous, ठीक है। ये इनकी पूरी स्टेटमेंट है, ये सोशलिज्म की क्रिटिसिज्म में इनकी स्टेटमेंट आती है, ठीक है।
आपको पता है तो ही आप कर सकते थे। देन द यूके वोटेड फॉर द ब्रेक्जिट। यूके के जो लोग थे उन्होंने वोट कब किया था ब्रेक्जिट के लिए? ये 2016 के अंदर किया था, और ब्रेक्जिट हुआ कब था? 2020 के अंदर हुआ था, ठीक है। Then UNO proclaimed International Yoga Day Resolution 69/131 in the year. UNO ने कब इंटरनेशनल योगा डे का रिजोल्यूशन लिया था? ये लिया था 2014 के अंदर, ठीक है। और 2015 21 जून 2015 से हम मनाते आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, इट इज गेटिंग हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन। कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को रन करना मुश्किल है फ्रेम करने से। ये स्टेटमेंट किसकी है? वुड्रो विल्सन की है, बहुत फेमस है, रिपीटेड है, मतलब बहुत बार आई हुई है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियली कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। असेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें से असेंशियल कंडीशन कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है डेमोक्रेसी की। देखो और सब छोड़ो, हम कमिटेड जुडिशरी को क्या असेंशियल कंडीशन ले सकते हैं? जुडिशरी के कमिटेड होनी चाहिए। हम हमेशा पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। अगर कमिटेड जुडिशरी हो गई तो फिर वो राजा के टाइम का और अभी के डेमोक्रेसी के टाइम का फर्क ही क्या हो गया? मोनार्की और डेमोक्रेसी एक ही हो गई फिर तो, है ना। तो कमिटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ पे देखो यहाँ पे आयरनी देखो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी और कमिटेड जुडिशरी दोनों साथ में दी हुई है, ठीक है। कमिटेड जुडिशरी नहीं हो सकती। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर इज और आर लॉन्च बाय द करंट गवर्नमेंट। जो करंट गवर्नमेंट थी उन्होंने कौन कौन से स्कीम लॉन्च किए, ये हमें बताना है, ठीक है। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी आप ये लगाओ कि पहले भी थी बट अभी उन्होंने नाम चेंज करके लॉन्च कर दिए, ठीक है। तो अब करंट गवर्नमेंट में, क्योंकि ए हर एक ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए हम ए को तो हटा भी नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद है किसान न्याय योजना, ये नहीं की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी की है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये भी है। तो ए सी एंड डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो जो किसान न्याय योजना है ये किसकी है ये बता देती हूँ मैं। उस टाइम पे करंट में क्या चल रहा था, उस टाइम पे जो सीएम थे, छत्तीसगढ़ के जो सीएम थे, उन्होंने एक योजना स्टार्ट की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, जिसे किसान न्याय योजना भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने 20 अगस्त 2022 के अंदर स्टार्ट की थी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने। तो इधर उन्होंने वहां से करंट से उठा के वो यहाँ पे डाल दी थी, दैट्स वाई हमसे पूछा गया था। ए सी एंड डी, ओके हो गया इसका आंसर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट कॉम्प्रोमाइज। अब मैं कितनी बार बताऊं सप्तांग थ्योरी, मैंने 1800 क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट किया उसमें मैंने लगातार 3 पेपर में शायद पूछ चुकी हूँ मैं क्या क्या एलिमेंट है, और इतनी बार बता दिया मैंने। स्वामी अमात्या जनपद राष्ट्र मित्र, ठीक, जिसे जनपद या राष्ट्र एक ही चीज है। दूरकोश दंड, ठीक है, ये ए बी एंड सी हो गए हमारे। ये क्या है? अध्यक्ष एंड अनु, ये तो नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। अयामुखम, ए बी एंड सी कहाँ है ऑप्शन? ओके। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी इन 1866। किसने कॉइन की है? इट्स अर्नेस्ट हेकल, ठीक है। ये शायद दूसरा जो शिफ्ट 2 का पेपर है उसमें भी पूछा गया है, सेम ही क्वेश्चन उठा के वहां भी रखा हुआ है। अर्नेस्ट हेकल 1866 के अंदर इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। उसके बाद है यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 देखनी है हमें। जेएस मिल डिवाइडेड ऑल एक्शन ऑफ इंडिविजुअल इनटू 2 कैटेगरी, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। जेएस मिल ने 2 टाइप के एक्शन बताए हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, ठीक है। देन सेकंड स्टेटमेंट है जेएस मिल सेज लिबर्टी कंसिस्ट इन नॉट डूइंग व्हाट वन डिजायर, कि लिबर्टी उस चीज में है कि एक जो नहीं करना चाहता वो करे, ठीक है। मिल की लिबर्टी ऐसी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। वो कहता है कि एक भी बंदे का बुरा नहीं होना चाहिए, ये नहीं है कि मेजोरिटी के लिए हम एक का इंटरेस्ट दबा दें, ठीक है। उनकी लिबर्टी ऐसी नहीं है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही हुई हमारी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू जेपी नारायण, जो जयप्रकाश नारायण है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है। यहाँ पे देखो इनकरेक्ट बताना है ना, ओहो, ठीक है। इट इज सॉरी, जेपी नारायण वॉज सर्वोदय लीडर, ठीक है, ये हमें पता है कि वो सर्वोदय लीडर थे।
देन उसके बाद वो गांधी जी को भी फॉलो करते थे, तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बच गया ए सी एंड डी। ठीक है, अब देखो ए को चलो हम नहीं भी करते, उसके बाद है अ ट्रू नेशनलिस्ट डिजायर टू बिल्ड ऑन ओल्ड फाउंडेशन, ऐसी बात भी उन्होंने नहीं की। ही रिगार्डेड दैट स्वराज्य वाज नॉट ओनली राइट बट धर्मा, ये भी बात उन्होंने नहीं की है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ए बी एंड ई। सॉरी, मतलब इनकरेक्ट बताना, तो कौन से बच गए हमारे, सी एंड डी बच गए ना, ये हमारा करेक्ट है। देन 28 नंबर है व्हाट इज गवर्नमेंट 2.0। गवर्नमेंट 2.0 क्या है? आप एनडीए 2 तो नहीं करके आ गए थे। चलो मैं आपको बताती हूँ गवर्नमेंट 2.0 क्या है। एक वेब 2.0 है कि वेब जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसकी सेकेंड जनरेशन। ठीक है, वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, यहाँ 6 या 7 तक की भी बात चल रही है। ठीक है, वेब 7.0। ठीक है, तो 2.0 वो है जो वेब 2 सॉरी गवर्नमेंट 2.0 वो है जो वेब 2.0 की मदद से गवर्नमेंट पॉलिसीज को एक अच्छा इंटरैक्टिव माहौल दे, लोगों को पार्टिसिपेट कराए उसमें। ठीक है, लोगों की मतलब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो वहां पे, और उनके पास वो पॉलिसीज पहुंचे। ठीक है, उन चीजों के बारे में। और एक और क्या चलता है हमारे पेपर में कि सबसे बड़े स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, तो बी सही है। इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट एम टू हार्नेस इंटरैक्टिव इंटरेस्ट टू क्रिएट एन ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये इसकी करेक्ट है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके विच वन, 29 नंबर हो गया हमारा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत आसान है, इतनी बार रिपीटेड है। एवी डाइसी लॉ, रूल ऑफ लॉ भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी इनकी बुक आती है, एवी डाइसी। ठीक है, देन व्हेन वाज द हीगल बुक फिलोसफी ऑफ राइट पब्लिश, कब पब्लिश हुई थी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये 1821 के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन पे शायद बच्चों ने दोबारा मतलब चैलेंज भी किया होगा। आप नेट पे सर्च करोगे 1820 में पब्लिश हो चुकी थी वो बुक। ठीक है, बट जो बुक का फ्रंट पेज है, टाइटल पेज है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि वो 1821 के अंदर पब्लिश हुई है। ठीक है, और हमारे जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें 1821 ही मेंशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1821 लगा रही हूँ। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, हु रोट द बुक द राइज ऑफ पेलिबियंस। राइज ऑफ पेलिबियन ये बुक किसने लिखी है ये हमें बताना है। ये क्रिस्टोफर जेफरलॉट एंड संजय कुमार। पेलिबियंस, इस बुक का कंप्लीट नाम मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको पता है तो ही आप कर सकते हो। इस बुक का कंप्लीट नाम था द राइज ऑफ पेलिबियंस द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि 2009 के अंदर आई थी। ठीक है, अब पेलिबियंस का मतलब ये है कि जो लोअर क्लास स्टार्टा है, जो सब एल्टन क्लास है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, पेलिबियन वो पर्सन होता है जो कि लोअर क्लास या फिर सब एल्टन क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने लिखी थी, ये क्रिस्टोफर जेफरलॉट एंड संजय कुमार की बुक थी। ठीक है, ये हार्ड टाइप क्वेश्चन था, इसमें 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल दिया है। ठीक है, इस टाइप से कि हाँ बच्चे कहीं भी सिर मार के आ जाए, नहीं मिलेगा उन्हें। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव काज द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो ग्रोथ है वो किस किस वजह से हुई है ये हमें बताना है। ठीक है, देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, वैसे तो लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल जो भी है, इकोनॉमिक इश्यूज या एग्जीक्यूटिव इश्यूज, सब के अंदर कोऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया वो नॉर्मली फाइनेंस की वजह से आया। ठीक है, इकोनॉमिक जो रिलेशन थे सेंट्रल स्टेट के बीच में उनकी वजह से आया। यहाँ पे अब हमें आंसर भी दो ही करने हैं, तो यूनियन स्टेट कोलैबोरेशन इन इकोनॉमिक मैटर ये हम करेंगे, और एक दूसरा डेवलपमेंटल फाइनेंस है उसके लिए। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक मैटर्स है उन्हीं को ही हम प्रियोरिटी देंगे। ए एंड सी हमारा करेक्ट आंसर है। अदरवाइज डायनामिक ऑफ इलेक्ट्रोल, इसमें भी कोऑपरेशन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन है, इनमें भी कोऑपरेशन है। ठीक है, तो
एक चीज हम ले भी, मतलब हर एक का कंट्रीब्यूशन है, बट फिर भी इकोनॉमिक मैटर को ज्यादा लेंगे। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पे सभी स्टेटमेंट छोड़ो, सेकंड जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे अ पर्सन लिविंग इन द स्टेट टेरिटरी इज अ सिटीजन ऑफ स्टेट। ऐसा है क्या? क्या एक स्टेट में कोई भी पर्सन रह रहा है तो वहां का वो सिटीजन है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो बी हम हटा देंगे, बी यहाँ से भी कट कट, उसके बाद कट, ए सी एंड डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन को भी देखना होता है कि कितने हमें सही करने हैं, कितने गलत करने हैं। ठीक है, उस हिसाब से थोड़ी आसानी हो जाती है। हु रोड द पेपर इंटाइटल्ड द डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंसेज? किसकी है? रूसो की है। ठीक है, उन्होंने एक और डिस्कोर्स कौन सा लिखा था? डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क? किसकी बुक है? इतनी बार रिपीटेड है, फ्रेंच फैनॉन की बुक है। और उनकी कौन सी आती है एक और? द राइट्स ऑफ अर्थ। उसके बाद अ डाइंग कॉलोनियलिज्म, ये उनकी फेमस बुक है। ठीक है, जो नॉर्मली पूछी जाती है। ये क्वेश्चन मैं आपको 2-3 पेपर्स में लास्ट के उठा के दिखा दूंगी कि सेम क्वेश्चन वहां पे डाला हुआ है उन्होंने, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, वहां से सेम उठा रखा है। ठीक है, उसके बाद है कुछ थियरी और कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, यहाँ थिंकर दिए हुए हैं, हमें मैच करना है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किसकी है? दीनदयाल उपाध्याय की है। उसके बाद है टोटल रिवॉल्यूशन, जेपी नारायण। रेडिकल ह्यूमनिज्म एम एन रॉय बात करेंगे। ठीक है, जिसे वो न्यू ह्यूमनिज्म भी बोलते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी परिहार। ठीक है, अब हमारा जो बनता है ऑप्शन वो देख लेंगे, कौन सा बन गया? बी बन गया है ना। देन नेक्स्ट है 37 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? इनमें से करेक्ट कौन सा है ये हमें बताना है। ओके, अब हमें ऑप्शन भी ढूंढने पड़ेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकसेस ऑन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच थी वो इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी की बात करते हैं। देन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच डील विद रिलेशनशिप अमंग पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच एम्फेसाइजेस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। बिहेवियरल अप्रोच का इससे क्या लेना? बिहेवियरल अप्रोच तो बल्कि साइंटिफिक थी, क्वांटिटेटिव थी, जो कि एक मतलब साइंटिफिक तरीके से ही बात करती थी। ठीक है, तो डेवलपमेंट एस्पेक्ट से तो सी हम हटा देंगे। एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एम्फेसाइज एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ए बी एंड डी। ओके, then which of the following instrument of direct democracy has function in स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड के अंदर कौन कौन सी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट है ये हमें बताना है। तो लैंडजेमेनाइड। ठीक है, ये वर्ड ना नया यूजीसी यूज करने लगा है। सीयूईटी जो पीजी हुआ था यूजी, उनमें भी उन्होंने यूज किया था। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पब्लिकली हम वोटिंग कराएं। ठीक है, कि पब्लिक इकट्ठी की डायरेक्ट वोटिंग हो रहा है, वहां पे लोग डायरेक्ट वोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रेफरेंडम भी है, इनिशिएटिव भी है, रिकॉल भी है, सभी है। ठीक है, एंड देन 39 नंबर है असर्शन रीजन का है ए स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स शुड स्टडी द बिहेवियर ऑफ वोटर्स। ठीक है, एक से हमें क्या ही समझ आएगा, दूसरी पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज टू डील विद द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि उसे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से डील करना होता है, इसलिए बिहेवियर ऑफ वोटर पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, उसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए ऑप्शन लगा देंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? वार ऑन टेररिज्म यूएसए ने लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद है मैरीटाइम सिल्क रोड इंडिया, गलत, चाइना है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना। देन विक्टर या यानुकोविच यूक्रेन से है। ठीक है, ये उनके पहले मतलब फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। और वैसे भी अगर आपको कुछ ना आता हो ना तो नाम उनके दिख गए होंगे तो उनसे रिलेट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना, ये भी गलत है। यहाँ पे देखो गलत निकालना कितना आसान था, यहाँ पे ये चाइना से रिलेट कर दिया। ठीक है हमने। उसके बाद है लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या चाइना से? लाइन ऑफ कंट्रोल तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के बीच में है। ठीक है, वहां रिलेट करेगा, तो ये भी गलत है। जब हम गलत निकाल पा रहे हैं तो बच्चे हुए सही है, ए और सी हमारा सही है। हु अमंग द फॉलोइंग
not included in the classification of interest groups given by the गैब्रियल आलमंड। जो गैब्रियल आलमंड है उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था 4 टाइप के उन्होंने ग्रुप बताए थे इंटरेस्ट ग्रुप, तो वो कौन कौन से थे, कौन सा नहीं था वो हमें बताना है, ठीक है। अब कौन से थे पहले ये बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल थे, एसोसिएशनल थे, नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप। तो कौन सा नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग रीजनल पार्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स। इस्टेब्लिशमेंट की डेट के अकॉर्डिंग हमें क्रोनोलॉजी बनानी है। तो सबसे पहले हम अगर और किसी की भी डेट नहीं पता है तो शिरोमणि अकाली दल बहुत पुरानी पार्टी है, 1920 के अंदर ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो इतनी पुरानी है और इससे पुरानी तो कोई और है भी नहीं, तो बी से स्टार्ट होके सिर्फ एक ही आंसर है। यहाँ पे क्रोनोलॉजी जो दी हुई है पेपर सेटर ने वो ऐसे दी हुई है कि मतलब हम नॉर्मली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप आगे भी क्वेश्चन में देखेंगे। तो शिरोमणि अकाली दल, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन सी कब स्टेब्लिश हुई थी ताकि हमें नॉलेज हो जाए फ्यूचर के लिए। तो डीएमके कब स्टेब्लिश हुई थी, डीएमके डीके से अलग करके, जो डीके द्राविड़ खजांगम जो पार्टी है जो कि ईवी रामास्वामी परियार की थी उससे अलग होके डीएमके बनी थी, ठीक है, जो कि सीएन अन्ना नारायणु ने बनाई थी 1949 के अंदर, ठीक है। उसके बाद है टीडीपी। टीडीपी कब बनी थी, ये बनी थी 1982, है ना। ओके 1982 में एनटी रामाराव थे, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी अपनी। उसके बाद है बीजू जनता दल, ये बनाई थी सबसे लास्ट में, ये तो 1997 में बनी थी। बीजू पटनायक, जो नवीन पटनायक के फादर साहब थे ना, उनके नाम पे नवीन पटनायक ने ये पार्टी बनाई थी 1997 के अंदर, और ये मतलब तब से ही रूल कर रही है वहां पे। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस ठीक है बन गया है बी ए सी डी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मिशेल ऑक्सफोर्ड। बहुत हार्ड टाइप क्वेश्चन है, हमने कभी पढ़ा नहीं होगा, है ना। बट यहाँ पे एक आसानी ये है कि ये बुक जो दी हुई है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, जो कि गलत दी हुई है, ये हमें पता है कि ये किसने लिखी थी, एडमंड बर्ग की बुक है ये, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन हार्ड होता है कि हमें इतनी बुक्स नहीं पता ऑक्सफोर्ड के बारे में, क्योंकि उनके बारे में नॉर्मली नहीं पूछा जाता। बट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ये हमें पता है कि एडमंड बर्ग की है, तो हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। Who among the following identified two types of inequality, natural inequality and conventional? किसकी है, रूसो की है। आई थिंक ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इतनी बार बता चुकी। नेचुरल इनइक्वालिटी उन्होंने कहा है जो अनअल्टरनेबल है, जो कि नेचर ने ही बना दी है, उसे हम अल्टर नहीं कर सकते, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो इनइक्वालिटी रहेगी, ठीक है। अब कन्वेंशनल इनइक्वालिटी जो कि कल्चर ने बनाई है, जो कि खुद बनाई गई है, जो कि अल्टरेबल है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी बात की है। देन अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ ईयर। बर्थ ईयर के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करने हैं, ठीक है। देखो इन सब में सबसे पहले हम हेनरी फेयोल को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो कि पॉलिटिकल सॉरी कौन पबेड, हाँ पबेड के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज के अंदर हेनरी फेयोल आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हेनरी फेयोल आएंगे, सी से स्टार्ट होता हुआ 50-50 कर पा रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद अब देखो ड्विट वाल्डो, ये एफ.डब्ल्यू. रिक्स उस टाइम पे जबकि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बना था तब ड्विट वाल्डो आए थे, ठीक है, वहां पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद की बात है, तब ड्विट वाल्डो आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्विट वाल्डो को सबसे लास्ट में हम प्लेस कर सकते हैं, तो डी हो गया। ओके, तो हमारा आंसर भी मिल गया हमें। इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहले फिर फोलेट आई थी, फिर उसके बाद बर्नार्ड आए थे, ठीक है। फोलेट पहले थे, फोलेट ने जो आइडिया दिया था कौन सा पढ़ गए थे हम, एक सेकेंड, हाँ जोन ऑफ इनडिफरेंस का जो आइडिया था ना, वो फोलेट ने भी थोड़ा कंसिडर किया था, बट उसके बाद बर्नार्ड जो थे उन्होंने फर्दर डेवलप किया था, ठीक है। तो फोलेट पहले आए थे एंड देन उसके बाद फोलेट पहले आई थी, देन बर्नार्ड आए थे, ठीक है। देन प्रोजेक्ट मौसम इज अ पॉलिसी लिंक्ड विद, प्रोजेक्ट मौसम जो है वो किससे लिंक है ये हमें बताना है, ये इंडियन ओशन रीजन से लिंक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है पहले भी।
और वहां से सेम उठा के इन्होंने रखा हुआ है, और इसी मौसम प्रोजेक्ट पे ही क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में भी डाला हुआ है इन्होंने, ठीक है। Which of the following ideas are the part of cultural revolution? Cultural revolution जो कि माओ जेडोंग का था, उसके बारे में कुछ आइडियाज पूछे गए हैं, ये हमें बताने कौन सा करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे सभी आप पढ़ लोगे सही लगेगा, लास्ट स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, देखो द वुमेन्स आर रिजर्व्स ऑफ ह्यूमन होम मेकिंग, ऐसा क्या माओ बोलेंगे? नहीं ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही इस टाइप से है कि क्या ही बोल दिया, ठीक है, तो डी हट जाएगा, A, B and C करेक्ट आंसर है। Which of the following is not true about the Peter Drucker? Peter Drucker जो है उनके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, ये हमें बताना है। He authored the book entitled The Effective Executive, ठीक है। उसके बाद ही coined the term knowledge worker, ये भी ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की भी बात करते हैं। स्मार्ट उन्होंने कॉइन नहीं किया है। स्मार्ट किसने कॉइन किया है ये बताओ। स्मार्ट क्या कॉइन किया है? जॉर्ज डोरन, और जो आर्थर मिलर एंड जेम्स कुनिंगन जो थे उन्होंने कॉइन किया है स्मार्ट टर्म, ठीक है। और स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? एस में उन्होंने बताया है कि स्पेसिफिक, एक सेकेंड यहाँ पे लिख दूं मैं आपकी, एस से स्पेसिफिक, ये एस है, क्या ही बन गया, ठीक है। उसके बाद एम से उन्होंने बताया है मेजरेबल, उसके बाद है ए से उन्होंने बताया है अटेनिएबल, एंड देन आर से उन्होंने बताया है रियलिस्टिक, उसके बाद टी से उन्होंने बताया है टाइमली, ठीक है, कि टाइमली जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के वो कैसे मतलब पूरे हों, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने स्मार्ट की टर्म दी थी। और किस किसने दी थी? जॉर्ज डोरन ने दी थी, आर्थर मिलर ने दी थी, इन्होंने स्मार्ट नाम से एक मतलब आर्टिकल लिखा था, ठीक है, एंड जेम्स कनिंगम। हार्ड था क्वेश्चन वैसे, जिसको पता है वही कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, ठीक है, तो किससे परमिशन होगी? गवर्नर से परमिशन होगी, ऑब्वियस बात है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है दूसरी, ओके। पहली स्टेटमेंट है यूएन हैज डिफाइंड 12 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, यूएन ने 12 पिलर दिए हैं गुड गवर्नेंस के, गलत है बिल्कुल, 8 पिलर बताए हैं गुड गवर्नेंस के, ठीक है, जिसके ऊपर इन्होंने बाद में एक पैराग्राफ भी पूछ रखा है, वहां से भी आप ये स्टेटमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। एक पहला जो पिलर है वो है पार्टिसिपेटरी, उसके बाद कॉन्सेंसस ओरिएंटेड, देन अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, रूल ऑफ लॉ हो, ठीक है, ये सब 8 पिलर हैं, और पहले मैं ये करवा भी चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। एंड देन उसके बाद है SDG 14, टोटल SDG कितने हैं पहले ये बताओ? 17 है, ठीक है। तो अब बात कर रहा है SDG जो 14 है वो डायरेक्टली लिंक है गवर्नेंस से, गलत बात है, गवर्नेंस से रिलेटेड तो एक भी नहीं है, और 14 किससे रिलेटेड है? लाइफ बिलो अर्थ, ठीक है, जो मेरीन एनिमल्स हैं उनके बारे में। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई इस हिसाब से, तो है ना, तो बी आ गया आंसर। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस, जो जॉन रॉल की थियरी ऑफ जस्टिस है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, वो हमें बतानी है, ठीक है। जस्टिस इज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जॉन रोल सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं कि उनका फर्स्ट वर्च्यू होना चाहिए। उसके बाद स्टेट इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करते हैं, अगर ये आपको नहीं पता तो अभी के लिए लीव करो। उसके बाद है इन अ जस्ट सोसाइटी राइट्स आर सिक्योर्ड बाय द जस्टिस आर नॉट सब्जेक्टेड ऑफ पॉलिटिकल बार्गेनिंग, बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग की वजह से किसी के राइट नहीं लिए जाएंगे, वो किसी पॉलिटिकल बार्गेनिंग के सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। राइट आर एब्सोल्यूट, कि हर पर्सन के राइट होंगे, ये नहीं है कि एक माइनॉरिटी के लिए, सॉरी, एक मेजोरिटी के लिए एक माइनॉरिटी के राइट आप क्रैश कर दोगे, उन्हें छीन लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, हर पर्सन के राइट है, हर एक को सिक्योर करना है, ठीक है। तो सी भी सही है, तो हम दो स्टेटमेंट ए एंड सी फाइंड आउट कर सकते हैं।
उसके बाद है इट इज इन अ जस्ट सोसाइटी राइट सिक्योर्ड बाय जस्टिस आर नॉट सब्जेक्ट टू सोशल ऑब्लिगेशन। ये तो गलत बात है, ठीक है, कि सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होगी, ऐसी तो कौन ही बात करेगा। सोशल ऑब्लिगेशन तो बल्कि होते हैं राइट। हु अमंग द फॉलोइंग लुक एट रिवोल्यूशन एज स्वीपिंग फंडामेंटल चेंज इन द प्रीडोमिनेंट माइथ ऑफ द सोशल ऑर्डर। किसकी ये स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है। तो ये न्यूमैन की स्टेटमेंट है, ये आपको पता है, अगर आपने कहीं पढ़ी होगी तो ही आप कर सकते हो। उसके बाद है हु हैड रिटन द बुक जेंडर्स इन द जेंडर इन द इंटरनेशनल रिलेशन। किसकी बुक है, करवा चुकी हूँ मैं। एंटिकनर की मैंने फेमिनिज्म की थ्योरी बताई, उसमें भी करवाया। टाइप ऑफ पॉलिसीज प्रपोज्ड बाय द थियोडर जे लोवी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सीयूईटी में भी बार बार पूछ रहे हैं। तो कौन कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव है, रेगुलेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट, ये 4 टाइप की पॉलिसी बताई है, ए एंड बी। देन 55 नंबर है पारा डिप्लोमेसी इज और वाज पार्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडर। किसके अंडर में थी, ये हमें बताना है। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, ठीक है। पारा डिप्लोमेसी क्या होती है ये बताते हैं। देखो, कोई भी एक, जैसे हमारी कंट्री है उसके अंदर हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है। अब स्टेट्स खुद इंडिविजुअल यूनिट की तरह बिहेव करके दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बना सकते हैं, या फिर दूसरी कंट्री की कोई यूनिट हो, कोई स्टेट हो, तो उसके साथ भी रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पारा डिप्लोमेसी है, जो कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर में ये नई एक पॉलिसी स्टार्ट हुई है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। पारा डिप्लोमेसी समझ आ गया, नरेंद्र मोदी। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन। हंटिंगटन ने जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक बताई है उसके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। देखो हंटिंगटन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, तो कौन सा नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता है तो सभी आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज अ रिवर्सिएबल प्रोसेस। क्या मॉडर्नाइजेशन एक रिवर्सिएबल प्रोसेस है? नहीं है ना, ऑब्वियस बात है कि नहीं है रिवर्सिएबल, ठीक है। तो ये हम कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं, और सब उन्होंने बताए हैं। वैसे उन्होंने 9 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। इसके पहला उन्होंने बोला है कि वो एक रेडिकल प्रोसेस है, रेडिकल प्रोसेस है। दूसरा उन्होंने बताया है कि वो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है। देन थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक बताई है वो उन्होंने कहा है कि ग्रैंड प्रोसेस है, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। फोर्थ जो उन्होंने बताया है वो है कहा है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बड़ा भी है और लॉन्ग टर्म भी है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि वो चेंज, अगर किसी एक डायमेंशन में चेंज होता है तो वो दूसरे डायमेंशन में भी चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद है अगला उन्होंने बताया है कि इसकी सेवरल स्टेजेस में है, ठीक है, ग्रेजुअल है, बहुत ही अलग अलग स्टेजेस हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि वो होमोनाइजिंग प्रोसेस है, होमोजेनाइजिंग प्रोसेस है। एंड देन नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि इरिवर्सिबल है। एंड नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि प्रोग्रेसिव है, इंडिस्पेंशिएबल है और डिजायरेबल प्रोसेस है, ठीक है। ये उन्होंने 9 उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, जिसमें एक रिवर्सिबल होना उन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। ये आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो भी। उसके बाद है 57 नंबर, कौटिल्य थियरी ऑफ राजमंडला बिलोंग्स टू। ये किससे बिलोंग करती है? ऑब्वियस बात है, फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरस्टेट रिलेशन से बिलोंग करती है। आपने रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले सुना भी होगा, ठीक है, या फिर कौटिल्य की राजमंडला थ्योरी पढ़ी होगी, तब आपको पता होगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स, ठीक है। कि प्रोसेस जो प्रेशर ग्रुप है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद दे एस्पायर टू कम टू पावर टू अचीव देयर गोल्स। ये क्या सही स्टेटमेंट है? प्रेशर ग्रुप डायरेक्टली पावर में क्यों आना चाहेंगे? फिर उनके बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा अगर वो ही डायरेक्टली पावर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आर तो बिल्कुल ही गलत है, ए हमारा ट्रू है, दैट इज सी ऑप्शन। 59 नंबर है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द दीज मूवमेंट्स इन इंडिया। ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है।
तो उसके अंदर कुछ मोमेंट्स है। सबसे पहले हम किसे पर करेंगे, ऑफ कोर्स नॉन कोऑपरेशन को करेंगे, जो कि हमने 1920s के अंदर, 1990s और 20s के अंदर, ठीक है, चल गई थी खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन। देन उसके बाद है सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, जो कि 1930s की है। देन क्विट इंडिया 1942 की है। टोटल रिवॉल्यूशन जेपी नारायण, जो कि 1970s के अंदर हुआ है, ठीक है। हमारी सीक्वेंस क्या हुई, BCAD, ओके, किस में है, ए ऑप्शन है, ठीक है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम। Which of the following is incorrect about the Vice President of India while he discharges the function of President? कि जब वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करता है प्रेसिडेंट के फंक्शन, तो उसके बारे में गलत कौन सा है, ये हमें बताना है, ठीक है। He will perform the duties of the office of chairman of council, ये तो गलत ही बात है, सबसे पहले मिल गई हमें, सबसे आसान काम है, सबसे पहले मिल गई, काम छूटा, ठीक है। कि मतलब वो चेयरमैन का भी काम करेगा, ऐसा तो नहीं है। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करता है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो वहां की मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट है, वहां के चेयरमैन की तरह काम नहीं करता है, ठीक है। तो ए हमारा करेक्ट है, आप आगे पढ़ लेना नॉलेज के लिए। देन उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स बाय ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्चिंग ईयर, कुछ स्कीम्स दी हुई हैं लॉन्चिंग ईयर। डीमोनेटाइजेशन कब की है, 2016 की है, 8 नवंबर 2016, मुझे तो इसकी डेट भी याद है, ठीक है, पता नहीं क्यों। देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब का है, 1 जुलाई 2017, ये भी मुझे डेट याद है, बहुत ही धमाल धूमल हुए थे ना इस पे, इसलिए। देन उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये कब की है, 2014 की, इसकी डेट मुझे याद नहीं है। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लॉन्च हुई थी 2015 के अंदर, और ये हमारे पानीपत के अंदर लॉन्च हुई थी। मैं यहाँ से हरियाणा से हूँ ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा पता है, क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो भी बहुत कम है। तो ये यहाँ से लॉन्च की थी 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या ही बन जाएगी, ये बताओ। सी से स्टार्ट होते हुए देखो, एक ही है, मिल गया हमें, सी से स्टार्ट हो रहा है, 2000, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द प्रोविजन फॉर द एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ, 169 किससे रिलेटेड है, ये हमें, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट के अंदर, उससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन में पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने किया हुआ है, करवाया हुआ है आपको, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बेड्समैन इन द पार्लियामेंट, किसने प्रपोज किया था, ये हमें बताना है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, ये अशोक कुमार सेन का आइडिया, ये, ठीक है, जो कि उन्होंने प्रपोज किया था 1960s के अंदर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है, करेक्टली बताना है, ठीक है। हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी, इंडिया नेपाल, ठीक है, उनके इंडिया और नेपाल के बीच में हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी चलती रहती है, जो हम प्लांट्स लगाते रहते हैं या बांध डैम्स बनाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेसिक ग्रुप, चाइना लीड कर रहा है, ठीक है, ये भी चाइना मेंबर है बेसिक ग्रुप का। उसके बाद है ग्रुप ऑफ 77 यूएसए, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। ग्रुप ऑफ 77 क्या है, ग्रुप ऑफ 77 उन कंट्रीज का, जो डेवलपिंग कंट्री है उनका ग्रुप है यूएन के अंदर, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस को रेज करती है, ठीक है। तो यूएसए तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसके पास वीटो पावर है, वो क्यों ही 77 में आएगा। उसके बाद है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में पाकिस्तान मेंबर नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर है। बिम्स्टेक के मेंबर कितने हैं, 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, बिम्स्टेक में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप कोऑपरेशन, ठीक है, वो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। एंड 7 मेंबर कौन कौन है बताओ, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार, एक और बच गया, श्रीलंका, ठीक है, ये सब मेंबर हैं। सबसे पहले सबसे पहले शायद श्रीलंका ने ज्वाइन नहीं किया था, BIMT था, नहीं नहीं, BIST था। फिर उसके बाद म्यांमार ने ज्वाइन किया था 1997 के अंदर। उसके बाद फिर नेपाल और श्रीलंका ने 2000 सॉरी नेपाल और भूटान ने 2004 के अंदर ज्वाइन किया था, तब इसका नाम बिम्स्टेक मतलब चेंज कर दिया था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव वो सब चेंज कर दिया था, ठीक है। 1997 में ये ग्रुप बना था। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक एरिस बुक ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की कौन सी बुक में स्लेवरी को जस्टिफाई किया है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि हमें नहीं आता है कहीं भी
सर्च करके भी घूमोगे तब मिलेगा, ठीक है। जो पॉलिटिक्स का पहली जो बुक थी उसके अंदर उन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाइड किया है, ठीक है। मैंने खुद गूगल करके यहाँ पे आंसर लिखा है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपने क्रोनोलॉजी बतानी है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 के अंदर हुआ था। ये बताओ इनफोर्स कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इनफोर्स 2005 के अंदर हुआ था, याद रखना, ठीक है। कभी फिर से आ जाइए। इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स कब हुआ था? 1966 के अंदर। देन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट रियो डी जेनेरियो की कॉन्फ्रेंस 1992 की है। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के हैं, 10 दिसंबर 1948। तो हमारी क्रोनोलॉजी क्या बनेगी? डी से स्टार्ट होके है, ओके डी। देन उसके बाद बनता है बी, ओके, ठीक है। ये हमारी क्रोनोलॉजी है। ये फेमस इवेंट है ह्यूमन राइट से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये आपको रट्टे होने चाहिए इन चीजों के, ठीक है। क्योंकि नेट का पेपर दे रहे हैं तो फैक्चुअल डाटा वहां पे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये मान के चलो पहले। उसके बाद है ट्रेड यूनियंस दी हुई है, कुछ पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन जिनसे वो एफिलिएटेड है, ये हमें बताना है। तो ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन किसकी है, ये बताओ। सॉरी किया था। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ये किसकी है? कम्युनिस्ट पार्टी है, जो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट ब्रांच है उसकी है ये, ठीक है। देन उसके बाद है भारतीय मजदूर संघ किसकी है? आरएसएस का है। इंडियन ट्रेड यूनियन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसकी है? आईएनसी की है। देन लेबर प्रोग्रेसिव फ्रंट डीएमके की है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका ऑप्शन हमारा सी बन गया है शायद, है ना। 68 नंबर है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से क्रोनोलॉजी आ गई, वही सेम सी इवेंट है। देखो यहाँ पे 1948 सेम दो में पूछ रखा है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966। देन उसके बाद द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म, ये 1979 का है। फेमस एग्रीमेंट है, इतनी बार मैं आपको करवा चुकी हूँ कि याद रखना याद रखना याद रखना। ये 1969 का है ना। द अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट। तो हमारी क्रोनोलॉजी क्या बन गई? डी ए, ओके, देख लेंगे इससे हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है? कोल्ड वॉर बाइपोलर था, ठीक है। बर्लिन क्राइसिस गलत बात है भाई। बर्लिन क्राइसिस 58 से 61 तक हुए थे। 58, 59, 61 तक, 61 में एंड हुए थे, ठीक है, ये याद रखना। देन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 62 के अंदर, बिल्कुल सही है। मार्शल प्लान जापान से, गलत बात है, यूएसए का था मार्शल प्लान। तो गलत भी, आसान ही था वैसे क्वेश्चन तो। ए एंड सी गलत भी निकाल पा रहे हैं, सही भी निकाल पा रहे हैं। देन व्हेन एंड हु लॉन्च सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, अगर इसमें आपको सन नहीं पता है तो ईवी रामास्वामी परियार तो आपको पता है ना। तो 1925 है, यहाँ पे देखो कंफ्यूज भी नहीं किया हुआ। A civil society ecosystem usually include within its ambit, सिविल सोसाइटी का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आता है ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो सिविल सोसाइटी क्या है? जो लेजिस्लेचर के बाहर एक सोसाइटी लेवल पे ऑपरेट करती है, वो सिविल सोसाइटी है, ठीक है। तो अब इसमें हम लेजिस्लेचर को क्लियरली हटा सकते हैं। उसके बाद जो भी बचते हैं ए बी एंड सी, ठीक है, इसका आंसर है। रिलीजियस लीडर भी उसके मेंबर हो सकते हैं, एनजीओज भी हो सकते हैं, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज एनपीओज भी हो सकते हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है? डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है, ठीक है, इंडिया नेपाल और चाइना के बीच में। ईस्टर डे टेरर अटैक श्रीलंका में हुआ था, ये भी ठीक है। यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है बिल्कुल भी। इराक भी जीसीसी का मेंबर नहीं है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के कौन कौन मेंबर है? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये इनके मेंबर है, ठीक है। और ईरान मेंबर नहीं है। तो ए एंड बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन द इवेंट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ ए टाइम पीरियड, द पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड देयर आफ्टर शेल परफॉर्म, की अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाए और फिर उसके बाद फिर से पंचायत बने तो वो कितने दिन काम करती है, कब तक काम करती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो फॉर द रिमेनिंग पीरियड, आई थिंक इससे आसान तो कुछ होगा नहीं, आपने पढ़ रखा होगा पंचायती वाला,
बहुत बार क्वेश्चन आता है। रिमेनिंग पीरियड के लिए काम करती है। उसके बाद है अरब स्प्रिंग बिगिंस इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में? तुनिशिया के अंदर हुई थी, ठीक है, आसान क्वेश्चन। देन ओपन डोर पॉलिसी वाज एसोसिएटेड विद, ओपन डोर जो पॉलिसी है वो किससे एसोसिएटेड है? ये चाइना से है। एंड डेंग जियोपिंग जो थे लीडर, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट की थी। ये कब? 1960s है या 80, सॉरी 70 80 80s है शायद, 80s के अंदर उन्होंने ये पॉलिसी मतलब लाए थे, जहां पे उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वो सब किया, ठीक है। हु अमंग अस द फॉलोइंग इज द एडिटर ऑफ द बुक द इंडियन पैराडॉक्स, इंडियन पैराडॉक्स जो बुक है उसका एडिटर कौन है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था यूजीसी नेट के द्वारा। क्यों ड्रॉप किया गया? क्योंकि यहाँ पे ऑथर आना था, क्योंकि ये बुक किसने लिखी थी? मायरोन वेइनर ने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इसके ऑथर हैं। एडिटर कौन थे? आशुतोष क्या नाम था उनका? आशुतोष वार्ष्णे, उनका नाम ये था। उन्होंने एडिट की थी द इंडियन पैराडॉक्स, ठीक है। एडिटर नहीं थे ये, ऑथर थे मायरोन वेइनर, ठीक है, जिन जो इन्होंने आंसर डाला था। उसके बाद है What is the effect of globalization on global security? ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या होगा ग्लोबल सिक्योरिटी पे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यही सबसे पहले बड़ी स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट ये सही है। देखो, वेल्दी कंट्रीज सब्सिडाइज एंड ट्रेड बैरियर्स, कि वेल्दी कंट्री है वो सब्सिडी भी देती है अपने किसानों को और ट्रेड बैरियर भी लगाती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज से जो भी माल आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आती है उन पे, ठीक है, और उससे वो एडवांटेज लेती हैं, ठीक है। तो ये ही सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन का फूड सिक्योरिटी पे इफेक्ट है। और आप स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको बोगस टाइप में, मतलब उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी ये परफेक्ट स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उन पे बैरियर लगाती हैं, अपनी कंट्री में किसानों को सब्सिडी देती हैं, और डेवलपिंग कंट्री में अगर सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उसे क्रिटिसाइज करती हैं, ठीक है। तो ये होता है वर्ल्ड लेवल पे। उसके बाद है बुक 1 और बुक 2 को बुक 1 और उनके राइटर्स को मैच करना है हमें, ठीक है। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर किसने लिखी है ये बताओ? मेसिमर की बुक है ये जॉन मेसिमर की बुक है, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर, जो कि डिफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसने लिखी है? मॉर्गेंथो की है। देन थियरी ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड्स की है। एंड फ्रॉम वेल्थ टू पावर किसकी है? जकारिया की, ठीक है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आंसर डी बन गया ना, सॉरी डी नहीं बना, A4 ए बना है, ठीक है। अब यहाँ पे पता है क्या गलती है? इन्होंने आंसर की में आंसर डी दिया हुआ है, और किसी भी बच्चे ने मतलब अगर चैलेंज भी किया होगा, पता नहीं क्यों उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने ए को ही करेक्ट माना है यहाँ, सॉरी उन्होंने डी को ही करेक्ट माना है, बल्कि इसका करेक्ट आंसर ए बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर मिल सकते थे, बट किसी ने पता नहीं चैलेंज नहीं किया, फाइनल आंसर की में उन्होंने यही आंसर डाला है। शायद उन्होंने देखा नहीं, बच्चों ने ऑब्जेक्शन डाली है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया होगा, या फिर किसी ने ऑब्जेक्शन ली नहीं होगी। इसमें 2-3 ऐसे हैं जिनमें जो आंसर कोड है वो गलत दिए हुए हैं, तो उनकी वजह से भी चैलेंज हो सकता था, बट उन्होंने नहीं किया हुआ, बच्चों को नंबर नहीं दिए। 79 मूव करते हैं। वुमेन्स ग्रुप और उनके मतलब वो कहाँ ओरिजिनेट हुए थे? हार्ड क्वेश्चन है वैसे। देखो यहाँ पे सहेली का आप दिल्ली से हो तो शायद आपको आइडिया हो कि ये दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। तो इससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं ये बताओ? B1 नहीं हो रहा। इन्होंने ऑप्शन भी इसी में डाले हैं कि हम सॉल्व नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं आपको बता ही देती हूँ। फ्रॉम फोरम 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 ये क्या स्पेलिंग है? फोरम अगेंस्ट FORUM होगा, अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन। ये किसके ये कहाँ पे बेस्ड है? ये मुंबई बेस्ड है, ठीक है। देन स्त्री शक्ति संगम ये कहाँ पर है ये बताओ? ये है हैदराबाद बेस्ड एक एनजीओ है। एंड विमोचन बेंगलोर का है। विमोचन कब फाइंड आउट? 1979 के अंदर बना था, एंड सहेली जो है वो 1981 के अंदर ग्रुप बना था, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था इससे रिलेटेड, बट नॉलेज के लिए पढ़ लो, क्या पता आगे आ जाए, ठीक है।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। उसके बाद ओ, ये तो बहुत गंदा सा क्वेश्चन है, इन्होंने कहीं से भी उठा के दे रखा है। मैंने देखा जन सुनवाई क्या चक्कर है ये गाजियाबाद में एक वेबसाइट है, जन सुनवाई एक वेबसाइट है यूपी के अंदर, ठीक है। वहां से उन्होंने कुछ सुनवाई दी, मतलब कुछ जन सुनवाई है जो कि दी हुई है कि ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये इस टाइप से डाला हुआ है कि हाँ भाई आ जाओ, कौन आएगा, कौन धुरंधर आएगा जो करके दिखाएगा, ठीक है। उस टाइप से क्वेश्चन है। आंसर याद करने के लिए आप याद कर लो, इसका सी आंसर बिल्कुल सही है कि A2। मैंने बिल्कुल सच में याद नहीं किया है, पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि मुझे यार क्या ही फायदा है याद करके। इस टाइप से क्वेश्चन है कि कुछ भी डाल दिया। सॉरी 4 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखो, सेक्सुअल पॉलिटिक्स केटी मिलेट की है, ठीक है। उसके बाद द सेकंड सेक्स किसकी है? ये है साइमन डी बिवोयर की है, जिसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि वो एनवायरनमेंट की वजह से, वो जो कल्चर की वजह से है, ठीक है। वुमेन इज नॉट बोर्न बट मेड, कि वुमेन पैदा नहीं होती है, वो बनाई जाती है। साइमन डी बिवोयर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली थी, ठीक है। ये उनकी स्टेटमेंट। देन द फेमाइन मेस्टिक्यू बेटी फ्रीडन की है, ठीक है। उसके बाद है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, गलत बात है, ये है सुलेमित फायरस्टोन, ये है उनकी बुक। सुलेमित फायरस्टोन की बुक है, ठीक है। अब हमारा आंसर हमें मिल चुका है A एंड C। मैं ये बुक भी आपको करवा चुकी हूँ। फेमिनिज्म मैंने वैसे थियरीज में पढ़ाया हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी में हमें लगानी है। लाहौर डिक्लेरेशन 1999 की है, पता होगा आपको। ताशकंद 1966 में साइन हुआ था। देन इंडो यूएस न्यूक्लियर कॉपरेशन कब हुआ था? ये 2005 के अंदर हुआ था, जिसे हम 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं। और इंडो यूएस जो कॉपरेशन ट्रीटी थी, ये कब साइन हुई? 1971 में। क्या बन गई इसकी क्रोनोलॉजी? सबसे पहले ताशकंद एग्रीमेंट ही आ गया। बी, बी से एक ही स्टार्ट हो रहा है, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज कॉमन इन द इलेक्शन सिंबल ऑफ समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशमन पार्टी एंड मणिपुर पीपल्स पार्टी। इनमें कॉमन क्या है? अगर आपको किसी और का भी नहीं पता ना, समाजवादी का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए नहीं, मतलब आपको पता होगा, क्योंकि न्यूज में आता रहता है, साइकिल है उनकी, ठीक है। तो उनका सिंबल साइकिल है, तो और ये भी है ना, इनकी भी वैसी साइकिल ही है इलेक्शन सिंबल, ठीक है। ये स्टेट पार्टीज है। हु टॉक्ड अबाउट सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, कौन बात करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रिपीटेड क्वेश्चन। देन अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, उनकी क्रोनोलॉजी हमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? कौन साइंस की फ्रीडम देता है हमारा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, सबसे पहले हम ये अरेंज कर सकते हैं, तो सी से ही वैसे हमारा सॉल्व हो रहा है, देखो। उसके बाद आएगा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, उसके बाद आएगा फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उसके बाद है हम अटेंड कर सकते हैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, वो हमारी मर्जी पे, ठीक है। देन 86 नंबर है, assertion दी हुई है, until philosopher are the king and the princes of the world have the spirit and power of philosophy, cities will never have rest from their evil, ठीक है। ये प्लेटो की वहां से उठाई हुई है, यहाँ पे मेंशन नहीं है इनका, बट प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उससे उठाई हुई है, ठीक है। जहाँ पे फिलोसफर रूल करेंगे, प्रिंसेस, तो वर्ल्ड इविल के उसमें नहीं आएगा, ये उनकी स्टेटमेंट है। देन द रिपब्लिक एम्ड एट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द स्टेट परफेक्टेड बाय जस्टिस गवर्नड अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ गुड, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी उनकी, बट हमें कहीं रीजन देते हुए नहीं लग रही, तो बी हमारी सही है। उसके बाद व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन 5E अप्रोच ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। 5E अप्रोच पहले है क्या ये जान लो। 5E हमें क्या क्या चेक करनी होती है? अफेक्टिवनेस चेक करनी होती है उसकी। उसके बाद दूसरा है कि हमें उसकी एफिशिएंसी, ओके, यहाँ दी हुई है। देन थर्ड E हमें एथिकल कंसिडरेशन देखनी होती है। फोर्थ E हमें इवेल्युएशन देखना होता है। एंड फिफ्थ E हमें इस्टेब्लिशमेंट देखना होता है
कि जो भी रिकमेंडेशन आई है उनका एस्टेब्लिशमेंट हम करें, ठीक है। ये 5 ही अप्रोच है, वहां पे एविडेंस की बात कहीं भी नहीं होती, ठीक है। तो ये डी हम हटा देंगे और हमारा नॉट करेक्ट का आंसर भी मिल गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी है। ओके, यहाँ पे दिनेश गोस्वामी कमेटी, गुप्ता कमेटी थी, देन तारकुंडे भी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म से ही है, संथानम कमेटी एंटी करप्शन कमेटी थी जिसने की जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये आप मतलब फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो ए बी सी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज और आर ऑथर्ड बाय मैक्स वेबर। क्वेश्चन हार्ड है बट करते हैं। इसमें देखो, एक बुक उन्होंने लिखी है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमें पता है, जिसके अंदर आइडियल ब्यूरोक्रेसी की बात की गई है। उसके बाद दूसरी बुक है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, ये हम नहीं पता लगा पाते बट इन्होंने दे दिया, क्या किया जाए। बट यहाँ पे देखो एक चीज इन्होंने ये दी है द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट या फिर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, वो बुक किसने लिखी है, ड्विट वॉल्डो की है ये बुक, जो कि बहुत फेमस बुक है। एंड देन यहाँ पे द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बुक है, ये बुक है लूथर सॉरी उर्विक की बुक है ये उनकी फेमस बुक है। तो हम ये दो हटा देंगे, ए एंड सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद अब बुक दिए हुए हैं, ऑथर दिए हुए हैं, सबसे आसान क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज किसने लिखा है, मिशेल ने लिखा है, रूलिंग क्लास किसने लिखा है, ये मॉस्का ने लिखा है, गेटनो मोसाका। देन उसके बाद पावर इलाइट किसने लिखा है, ये लिखा है मिल ने, सीव राइट मिल। देन द माइंड एंड सोसाइटी कहाँ चली गई, पैरेटॉन लिखा है, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या ही बनेगा ये बताओ, डी बन गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। अब पैसेज में आपको पहले बता देती हूँ, आज शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसमें मैंने पैसेज डाल दिए हैं, शिफ्ट 2 के पेपर में मैं नहीं डालूंगी क्योंकि आसान पैसेज हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें मैंने इसलिए डाल दिए ताकि आप देख पाए कि कैसे पैसेज आते हैं, क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं। शिफ्ट 2 में भी आसानी थे, ठीक है, मैंने देखे। इसमें देखो आप पैसेज पढ़ोगे, बहुत आसान, इतनी आसान लैंग्वेज में दिया हुआ है। द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2019 हेल्ड इन देवोस, ठीक है, वो देवोस में हेल्ड हुई थी और उसका थीम क्या था, ग्लोबलाइजेशन 4.0, वो उसका थीम था ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन 1.0 कब स्टार्ट हुई थी, 1820s में स्टार्ट हुई थी और एंड कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था तब एंड हुई थी, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन 2.0 बिगिन विद आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबलाइजेशन 2.0 स्टार्ट हुई और खत्म कब हुई, 1990s के अराउंड खत्म हुई, ठीक है। जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो हमारे क्वेश्चन के लिए मायने रखते हैं, इसलिए अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है। देन उसके बाद है दीज टू आर कॉल्ड ओल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये जो दो 1.0 और 2.0 है ये ओल्ड ग्लोबलाइजेशन है। देन ओल्ड ग्लोबलाइजेशन वाज स्पेशली बेनिफिशियल टू टुडेज रिच नेशन, कि जो भी रिच नेशन है उन्होंने उस टाइम पे फायदा उठा लिया था 1.0 2.0 के टाइम में। द G7 saw the rapid growth of export income and industry compared to the today's poor nations during the old globalization, ठीक है। This led to the what केनेथ पोरमेंस जो थे वो कहते हैं ग्रेट डाइवर्जेंस, कहते हैं उस चीज को कि उन्होंने जो फायदा उठाया था उसे ग्रेट डाइवर्जेंस बोलते हैं। एंड ग्लोबलाइजेशन 3.0 जो है उसे हम न्यू ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब न्यू ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करती है कि हैड ड्रामेटिकली डिफरेंट इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी, की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उस पर अलग अलग तरह से इफेक्ट डाला है, ठीक है। अब जब 20 साल के अंदर जो G7 का शेयर था जीडीपी के अंदर वो 50% हो चुका था, अब वो घट के 30% 32% आ चुका है। एंड दिस ट्रेंड विच माइट बी कॉल्ड ग्रेट कन्वर्जेंस इज श्योरली द डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ 20 to 30 ईयर, कि जो भी ये ग्रेट कन्वर्जेंस हुआ है कि इतना जो 50% से 32% शेयर आया है उसे वो 20-30 साल का फिनोमिना है, ठीक है, जो कि लास्ट थर्ड ईयर जो कि 3.0 के टाइम में हुआ है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट हैपेंड टू द लैंडस्केप ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, कि ऐसा क्या हुआ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के जो लैंडस्केप है उसमें क्या चेंज आया। G7 लोस्ट देयर शेयर, G7 जो नेशन थे उन्होंने अपना शेयर लॉस किया है 1970 से 1990 के बीच में, फॉलोड बाय एन एक्सलेरेटेड डिक्लाइन फ्रॉम 1990s। उसके बाद है
तो वेयर डिड मैन्युफैक्चरिंग गो, कि मैन्युफैक्चरिंग फिर चली कहाँ चली गई, ठीक है। जस्ट 6 डेवलपिंग कंट्री, जो 6 डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, जिसे हम रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग 6 बोलते हैं या फिर I6 बोलते हैं। और वो I6 कौन कौन है? चाइना, कोरिया, इंडिया, पोलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड। एंड इट गेन्ड ऑलमोस्ट 16 परसेंटेज पॉइंट ऑफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इन जस्ट 20 ईयर, की 16% यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन 4.0, क्या है? वो है कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है, AI बेस्ड या कंप्यूटिंग बेस्ड या ब्लॉकचेन बेस्ड, उन पे बेस है। दीज टेक्नोलॉजी श्रिंक डिस्टेंसेस, ये जो टेक्नोलॉजी है ये डिस्टेंसेस को कम कर देती है, श्रिंक कर देती है, ओपन अप बॉर्डर एंड माइंड एंड ब्रिंग पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब क्लोज टुगेदर, की अलग अलग लोगों को पास में लेके आती है। दीज टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग द नेचर ऑफ वर्क where no physical presence of worker will be required, कि वर्क के नेचर को ही चेंज कर रही है, जहां पे वर्कर के फिजिकल प्रेजेंस होने से कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, कि वो हो ना हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वहां से भी काम कर सकता है, दूर से भी। सच वर्कर आर कॉल्ड टेली माइग्रेंट वर्कर, इन वर्कर्स को क्या बोलते हैं? टेली माइग्रेंट वर्कर, कि वो टेक्नोलॉजिकली माइग्रेंट है, वो अपने जगह नहीं बदल रहे, वो टेक्नोलॉजिकली माइग्रेंट है, ठीक है। हु लिव इन द डेवलपिंग कंट्री, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे हैं और डेवलप्ड कंट्री में कोई कंपनी है उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया? पूरा आसान है। नेक्स्ट पढ़ के नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि आप समझ लोगे, वो भी आसान है, ठीक है। द एनुअल मीटिंग 2019 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज हेल्ड इन, अभी हमने पढ़ा देवोस, और देवोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। द टर्म टेली माइग्रेंट इज रिलेटेड टू, अभी अभी हमने पढ़ा 4.0 जो ग्लोबलाइजेशन थी उससे रिलेटेड है। यहाँ पे देखो मैंने टेली माइग्रेंट को अंडरलाइन भी किया हुआ है, ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? 4.0 में। यहाँ पे तो आप स्क्रीनशॉट लेके कम से कम पढ़ पा रहे हो। पेपर में पता है क्या हाल हुआ था बच्चों के साथ? सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उन्होंने ये जो पेपर था उन्होंने PDF फॉर्मेट में डाल दिया था, ठीक है। अब वो बच्चे ना जूम कर पा रहे थे, ना जूम इन कर पा रहे थे, ना जूम आउट कर पा रहे थे, ठीक है। और बार बार ऐसे ऐसे स्लाइड करके उन्हें पढ़ना पड़ रहा था, एक बार में वो एक लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर तो ये एक स्लाइड में आ गया पूरा PDF, वहां पे वो एक स्लाइड में नहीं आ रहा था, हमें मतलब बच्चों को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ रहा था स्टूडेंट्स को, ठीक है। सबसे बड़ी सिरदर्दी वही थी, उसकी वजह से शायद पैसेज इतना आसान होते हुए भी एक दो क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, इनकी गलती की वजह से। उसके बाद है द टर्म ग्रेट डाइवर्जेंस इज रिलेटेड टू, ग्रेट डाइवर्जेंस 1.0 और 2.2 से रिलेटेड है। A एंड B, देन मैच लिस्ट 1 एंड 2, लिस्ट में कुछ I6 जो कि इंडस्ट्रियलाइजिंग 6 कौन कौन है उसमें? चाइना है, ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन 3.0 किससे रिलेटेड है? न्यू ग्लोबलाइजेशन जिसे कहा था हमने पढ़ा है अभी अभी। देन G7 के अंदर इटली आता है। एंड देन इमरजेंस ऑफ रिमोट वर्किंग कौन से में है? ग्लोबलाइजेशन 4.0 में, ठीक है। अब ये हमारा आंसर क्या बनेगा? ए का 4 नहीं, ए का 3 बन रहा है, ठीक है, चाइना। तो हमारा करेक्ट आंसर A3, ओके, कई में दे रखा है। उसके बाद है B4, ठीक है, C ऑप्शन हमारा मिल गया हमें। उसके बाद है दो स्टेटमेंट दी हुई है, हमें एनालाइज करनी है। ग्लोबलाइजेशन 2.0 बिगेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड एंडेड अराउंड 1992, गलत है। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुई है, यहाँ पे मैं आपको पैसेज में दिखाती हूँ, मैंने अंडरलाइन भी किया था इसीलिए, कि जो 2.0 है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुई है और एंड हुई है 1990s में, ठीक है। देख पा रहे हो? गलत हो गई हमारी स्टेटमेंट। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन 2.0 सॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये स्टेटमेंट उस टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन 1990s, उस टाइम में UN बना, IMF बना, वर्ल्ड बैंक बना, ठीक है। ये तो सेकंड सही है एंड फर्स्ट गलत है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे गुड गवर्नेंस की जो 8 करेक्टरिस्टिक है, जो कि पहले क्वेश्चन में भी आ चुका, उससे रिलेटेड सारा है कि
8 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिसिपेटरी, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर रखे हैं, वो बोल रही हूँ। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एंड फॉलो द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये 8 कैरेक्टरिस्टिक है और इन्हीं के बारे में नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक करके। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड गवर्नेंस? ठीक है, अब एफिशिएंसी से रिलेटेड कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। अगर आपको पैसेज भी नहीं पढ़ा है तो हम देखो, ये भी हम प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल, ये क्या हम कर सकते हैं कि हम मेन स्ट्रीम से कुछ सेक्शन को एक्सक्लूड कर दें? ऐसा नहीं कर सकते ना, तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे शायद अंडरलाइन भी किया है, कर पा रहे हैं कि नहीं हम? गुड गवर्नेंस, फेयर लीगल, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं किया। पूरा पैसेज पढ़ोगे तब आपको मिल जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। ठीक है, अब देखो, पार्टिसिपेशन नीड टू बी इन्फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डज नॉट मीन दैट द मोस्ट वनरेबल डिसीजन मेकिंग। ये यू की यू स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। देखो, representative democracy does not need necessarily means that the concern of most vulnerable in the society would be taken into consideration in decision making and participation need to be informed and organized। ठीक है, देखो सेम स्टेटमेंट दी हुई है और यहाँ पे ये रीजन भी दे रहा है। नहीं, रीजन तो नहीं दे रहा। एक पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइज और वो होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वहां पे पार्टिसिपेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो रीजन तो नहीं दे रहा। बी हमारा करेक्ट है। देन आइडेंटिफाई द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक हमें बताने हैं। देखो, यहाँ पे इंक्लूसिवनेस होगी, ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिव भी होगी, ये हम कर पा रहे हैं। इलाइट सेंट्रिक तो नहीं होगी ना गुड गवर्नेंस, एंड कंसंट्रेट ऑन प्रेजेंट नीड ऑफ सोसाइटी ओनली, ऐसा भी नहीं होगा। प्रेजेंट नीड को ही हम लेके चलेंगे क्या, फ्यूचर नीड्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे? ये भी गलत बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है तो ये भी गलत है। ए एंड बी हमारा करेक्ट है। उसके बाद 99 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक और इज और आर रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से कौन से रिलेटेड है ये हमें बताना है। ठीक है, फेयर, लीगल, इम्पार्शलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, सेंट्रलाइज जुडिशरी सिस्टम, ये क्या हम कंसिडर कर सकते हैं? नो वे। ए, बी एंड सी आसान है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एज। ट्रांसपेरेंसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सबसे पहली स्टेटमेंट देखो, क्या ये एक्सप्लेन करेगी ट्रांसपेरेंसी को? रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, क्या ट्रांसपेरेंसी इस चीज का नाम है कि हम इंफॉर्मेशन को ही रेस्ट्रिक्ट कर दे? सबसे पहले ही हमें मिल गया ना, गलत स्टेटमेंट। अदरवाइज मैंने यहाँ पे देखो, ट्रांसपेरेंसी में मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रखे हैं, इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल एंड डायरेक्टली असेसिएबल होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे गुड गवर्नेंस, फेयर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, वो जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसके अंदर। ठीक है, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट की, इंडिपेंडेंट, यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, एक सेंट्रलाइज जुडिशरी की बात नहीं कर रहा, इम्पार्शियल और इनकरप्टेबल पुलिस फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे आप पढ़ लोगे इसमें। ठीक है, अभी हम क्लास को एंड करते हैं। आपको मतलब कैसा पेपर लगा, कितना आप कर पा रहे थे, कितनी आपको मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम एग्जाम में बैठ के कर पाएंगे? ठीक है, उन सब के बारे में कमेंट में मेंशन करना। क्लास नहीं हुई थी बट अभी रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद क्लास को रेगुलरली लो और ध्यान से पढ़ो, और ओनली आप अपने पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है सिर्फ उस पे ही फोकस मत करो, फर्स्ट पेपर को साथ लेके चलो। ठीक है, फर्स्ट पेपर एक मतलब आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो उसको साथ लेके चलो, उसको पीछे मत छोड़ो। ये मत सोचो, या किसी को मैथ आता है, रीजनिंग आती है, तो वो ये सोच के चला जाता है मैथ और रीजनिंग कर लूंगा और मैं पासिंग मार्क्स ले लूंगा उसमें। ठीक है, ऐसा मत सोच के चलो, उससे हमारे स्कोर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होते हैं, तो उसे भी कंसिडर करके चलो। ठीक है, अभी हम क्लास को एंड करते हैं। अगर कोई भी इश्यू आता है, कुछ समझ में नहीं आता, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो मुझे बता देना कमेंट में, आपके डाउट नेक्स्ट क्लास में ले लिए जाएंगे।
इसी नोट के साथ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मैं क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू।